जय हिंद प्यारे विद्यार्थी। आज हम क्लास 10वीं के मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले आप जान लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है, कितना चैप्टर है। इसमें कुल मिलाकर 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता है और 15 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। दूसरा पार्ट है बहुपद। क्या है? बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लिखते चलिए आप लोग। चौथा पार्ट है द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज। सातवां है नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति। चैप्टर 8 है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। आप लोग लिखते जाइए। नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग। 10वां है वृत्त। 10वां है वृत्त। आगे हम बात कर ले 11वां चैप्टर का रचनाएं हैं। 11वां पाठ रचनाएं हैं। रचनाएं। बात करें, उतारते चलिए। बात करें 12वीं पाठ के वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तेरहवां पाठ है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। 14वां पाठ है सांख्यिकी। सांख्यिकी। और अंतिम 15वां पाठ में हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही है आपका कक्षा 10वीं के 15 पाठ का नाम, जिसमें आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वास्तविक संख्या जो कि पहला चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो बोर्ड परीक्षा है उसमें वेटेज कितना है, यह पहला चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, यह हम जो है जान लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह जानिए कि आपका जो मैथ्स का परीक्षा होता है, पेपर होता है, वह 100 मार्क्स का होता है। कितना नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में आता है 100 ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको 50 बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स बनाना होता है। उसके बाद 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। यह रहता है 30 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 30। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है 30, जिसमें से आपको बनाना होता है कितना? 15 क्वेश्चन। यह 30 मार्क्स का बनाना होता है। कितना मार्क्स? 30 मार्क्स का बनाना होता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 5 नंबर का जो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, वह 8 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का बनाना होता है। समझ में आ रहा है ना? अभी कुल टोटल जोड़ लीजिए कि आपको प्रश्न जो है 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, 30 नंबर 2 नंबर वाला, 15 क्वेश्चन बनाइएगा 30 में से, तो 2 नंबर वाला 30 मार्क्स का ही हो गया। तो 50 30 80 20, ऐसे आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो अब ये बात समझिए कि पहला चैप्टर से वेटेज कितना है, ये तो जानना जरूरी है ना। जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यह 5 नंबर का आता है कि नहीं, 2 नंबर का आता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहता है, चलिए ये भी बताते हैं। बेटा भाई, यह वास्तविक संख्या में यह चैप्टर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संख्या रहता है कितना? 6 से 7, 6 से 7 मार्क्स का वेटेज रहता है। और इसी में 2 मार्क्स वाला क्या वो रहता है? 2 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 2 क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहला चैप्टर 10 से 11 नंबर का वेटेज रखता है 100 नंबर में। इसलिए ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो अब हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में ढेर सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में? बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या क्या चीज से बनता है। संख्या क्या चीज से बनता है? अब संख्या अभी आप देखे होंगे, बचपन से सीखते आ रहे हैं गिनती, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये 0 से लेकर के 9 तक में ये क्या है आप जानते हैं? संख्या है या अंक है? यह अंक है। ये क्या है? यह जो है अंक है। इसको क्या कहते हैं? अंक बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंक, डिजिट। और यही गिनती करोगे तो कुल अंक कितना है? 10 है। कितना है? 10 अंक है। कितना है? 10 अंक है। 0 से 9 तक में कितने अंक है? 10 अंक है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुआ कि नहीं? 10 अंक है। और यही 10 को मिलाकर, यही 10 आपस में मिल करके क्या बना देता है? संख्या बना देता है। क्या बना देता है? जैसे कुछ लेते हैं, आप बताइए ये क्या है? अंक है या संख्या है? ये 65 अंक है या संख्या है? वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह संख्या है। क्या है? संख्या है। देखिए 6 है तो 6 इसमें है, बिल्कुल है। 5 है तो 5 है। यानी कि इसमें से 2 या 2 से अधिक संख्या अंक मिल करके संख्या का निर्माण किया हुआ है। जैसे और हम देख लेते हैं, जैसे कुछ भी आप लिख सकते, संख्या ये क्या है? संख्या है। लेकिन आप बताइए यह क्या है? अंक है, क्योंकि सिंगल है। क्या है? अंक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम देख लेते हैं, संख्या देख लिए हैं, अंक भी देख लिए हैं। अब हमको देखना है वास्तविक संख्या क्या है। क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? तो इसका हम परिभाषा अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या का परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाता है। समझे? कहता है कि वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया? जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? एक साथ क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या? परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बना देता है। ठीक है? समझ में आया? तो इसमें हम कुछ जान लेते हैं, ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत सारे ढेर सारी संख्याएं हैं, लेकिन अभी पढ़िए कि परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या बनाया है, वास्तविक संख्या बनाया है परिमेय और अपरिमेय मिलकर के, ये आप देख लीजिए। जैसे ये वास्तविक संख्या है। ठीक है? और वास्तविक संख्या 2 भागों में बांटा है ना? पहला क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत, परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आता है? परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से संख्या आते हैं? सबसे पहला है क्या? पूर्णांक। क्या है? समझिएगा बात को। पहला क्या है? पूर्णांक। अब कहिएगा सर पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक का परिभाषा भी पढ़ेंगे। ठीक है? फिर भी आप देख लीजिए, पहला क्या है? पूर्णांक। जितना भी देखिए पूर्णांक क्या है? जो नेगेटिव, जैसे यहां देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, इधर जो है प्राकृतिक संख्या हो गया,
हो ना गया। और इधर नेगेटिव वाले भी प्राकृतिक संख्या जितना भी है, इस सब सेट को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो समझ में आया? वेरी गुड। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन आया? पूर्णांक। दूसरा आ जाता है भिन्न। क्या आ जाता है? बोलिए, भिन्न। भिन्न आ जाता है। जैसे आप पढ़िएगा भी, P/Q के रूप में रहता है कौन? परिमेय संख्या भिन्न। भिन्न का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? जैसे कि 5/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये भिन्न के रूप में है। इसमें अंश और हर रहता है। समझ में आया? और तीसरा, जो तीसरा है क्या आता है आप लोग बताइए। जैसे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जो हम बताए कि पूर्णांक आता है, भिन्न आता है, और उसके बाद पूर्ण वर्गमूल आता है। क्या आता है? पूर्ण वर्गमूल आता है। क्या आता है? पूर्ण। हाँ। और उसके बाद चौथा स्थान पर आता है शांत। बोलिए बोलिए, दशमलव। हाँ, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आया ना? अब कहोगे ये बताए नहीं सर पूर्ण वर्गमूल क्या होता है। जैसे पूर्ण वर्गमूल समझ लीजिए, जैसे √16 का क्या होगा वर्गमूल? बोलिए, 4 आ जाएगा। √4 का क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। यही तो पूर्ण वर्गमूल है। समझ में आ रहा ना? आप कहिएगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, आगे बताएंगे, लेकिन यहां भी समझिए। शांत दशमलव प्रसार प्यारे विद्यार्थी, जब हम कोई संख्या में भाग दे कि कुछ स्थान भाग लगने के बाद जो है ना, दशमलव लगने के बाद भी वह कट जाए। जैसे कोई भाग करते हो तो ना आता है 3.14 कट गया पूरा, आता है कि नहीं? फिर कुछ हो जाता है कि 2.1532 इतना पर कट जाता है। तो ये क्या हुआ? शांत दशमलव प्रसार। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसमें पूर्ण घनमूल भी आता है। क्या आता है? पूर्ण घनमूल भी आता है। पांचवा क्या है? पूर्ण घनमूल आता है। छठा, पूर्ण घनमूल के मतलब समझते हैं। जैसे √, बात समझिएगा तनका, 8 का ये घनमूल क्या होगा? √8 का घनमूल क्या होगा? तो 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। आगे जो है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ये जो है छठा, अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती के मतलब क्या? शांत नहीं, अशांत रहेगा लेकिन आवर्ती रहेगा। जैसे तुम लोग देखोगे कि कुछ भाग 2.333 लगातार आते रहता है। ये भी क्या आता है? परिमेय संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे 0.656565 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, रिपीट हो रहा है ना? देख रहे हो? इसी को कहते हैं क्या? अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद है रेकरिंग वाला। क्या है? 7वां टाइप है। कौन संख्या? रेकरिंग वाला संख्या। जो रेकरिंग वाला का मतलब समझे, जैसे परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है कौन? रेकरिंग वाला संख्या। वो सब परिमेय होगा। जैसे देखो 6.3 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा? 6.33333 ऐसे ऐसे क्या होगा? रिपीट होते जाता है, रिपीट होते जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? रेकरिंग वाला। यह भी क्या है? अशांत आवर्ती है। और इसी को रेकरिंग वाला। तो रेकरिंग वाला जितना भी होगा वो सब क्या आएगा? परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थी, और इसके अंतर्गत अब छोटी जो आप पढ़ते हैं बचपन से, वो सब संख्या भी आएगा। जैसे प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या।
फिर आ जाएगा 9वां पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या समझे, जो गिनती वाली संख्या एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक, वो सब कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कौन है? जो जीरो से स्टार्ट होकर के जीरो और प्राकृतिक संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं जो अपरिमेय संख्या है वो भी देखेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जितना भी देखिए, पहला नंबर अभी हम देखे हैं कि 9 टाइप के देख चुके हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत अशांत अनावर्ती आएगा। अशांत बोलिए अनावर्ती आएगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा, अब देखिए अशांत जो है अनावर्ती कौन कौन होगा। तो अशांत अनावर्ती जो शांत बैठे हैं, जैसे कि 0.1 2 1 4 5 7 0 1 ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो कोई रिपीट होता है नहीं ना, इसी को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है, जितना भी करनी वाला है ना, जो करनी वाला है वो सब आएगा। जो करनी वाला संख्या है, दूसरा करनी वाला संख्या। अब देखिए करनी वाला कौन कौन संख्या है? √2, √3, √7, √10, ये सब क्या है? ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब कहीं सर एक ही संख्या ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 + √3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप कहिएगा कि नहीं सर 1/√11, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब एक और बात की आप ध्यान में रखिए कि जितना भी, जैसे कि पाई हो गया, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। यह कौन संख्या है? यह परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है। समझे? अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो समझिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q is not equal to 0 तथा P और Q पूर्णांक हो। समझे? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो।
परिमेय संख्या कौन होगा? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता हो और q 0 के बराबर न हो, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 के मतलब q 0 के बराबर न हो, तथा p और q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक का मतलब नहीं समझते हैं? पूर्णांक का मतलब हुआ कि जितना भी नेगेटिव वाला है, -1, -2, -3 पूरा अनंत तक, ये हो गया। और गिनती वाली प्राकृतिक संख्या ये, लेकिन क्या कहा? 0 को छोड़ करके, क्या? क्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। p हो सकता है लेकिन q नहीं होनी चाहिए। जैसे बताइएगा, क्या यह परिमेय संख्या है? 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, 2 हो गया। और 22/7 है। आपको सॉरी p बटे q के रूप में तो सिर्फ 22/7 है, लेकिन 2 नहीं है। अरे प्यारे विद्यार्थी, ये 2 है तो 2 को कुछ नहीं है नीचे में, तो क्या लगा सकते हैं? a। तब p बराबर क्या हो जाएगा? 2 और q के जगह पर 1। समझ में आया? तो p बटे q के रूप में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अभी हम तुरंत बताए हैं कि माइनस वाला भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। -3/4 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब कहिए सर ये दशमलव वाला नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। देखिए 1.2 है, क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं? इसको लिखिएगा तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1.2 को। दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 1 पर डाल देंगे नीचे में, तो यह p बटे q के रूप में आ गया। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं? अब कहिए सर रेकरिंग वाला भी बताए थे, बताइए ये 0.6 ऊपर रेकरिंग क्या है? परिमेय संख्या है ना? तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन है, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्न लिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए -3/4, ऑप्शन बी 1.23, ऑप्शन सी √11, ऑप्शन डी √16। बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -3/4, दूसरा है 1.23, तीसरा है √11 और चौथा है √16। कौन होगा? वेरी गुड, सी है। यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। अभी √16 की बात कर रहे थे, इसको प्यारे विद्यार्थी जैसे ही वर्गमूल निकालिएगा √16 का, तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया? अगला कुछ नोट कीजिएगा। नोट में दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होता है। नोट नंबर 2, प्यारे विद्यार्थी, दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होता है। वहां पूछ देगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? क्या बोलना है? अनेक।
अनंत होता है। कितना होता है? हाँ, अनेक होता है। दूसरा नोट में लिखिए, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या बना हुआ किससे? परिमेय और अपरिमेय से। समझ में आया? जैसे सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी लिख लीजिए नोट नंबर 3 में, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। देखिए चौथा, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। इस पे ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? जोड़ और घटाव अपरिमेय संख्या ही होता है। अब सर बताइए, तब देखिए परिमेय संख्या क्या है? मान लीजिए 2 है, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसी को हम जोड़ेंगे √3 के साथ ही, क्या है? ये दोनों क्या है? ये अपरिमेय संख्या ना हुआ रे, इसलिए परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। फिर से देखिए, अब घटाव में केस में लीजिए, जैसे 5 माइनस √7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 7 लीजिए, 10 लीजिए, 12 लीजिए, ये क्या है? घटाव भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। समझ में आया? उतार लीजिए। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, या अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझिए प्यारे विद्यार्थी, समझिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन इससे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे, तो वह P/Q के रूप में लिखा जा रहा था क्या? तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में P/Q के रूप में तो हम बताए थे कि करने वाला जितना भी है √2, √7, √5 ऐसे संख्या, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है।
कहोगे सर जो रिपीट हो रहा था बदल बदल कर वो क्या है, तो वो भी क्या है, अशांत अनावृत्ति संख्या, वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे 0.2314762 ऐसे करके कुछ है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। और सबसे जो है बार बार पूछा जाता है, और कोई भी आता है आप लोगों से पूछ देता है बताइए पाई क्या है, तो पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका मान क्या है, परिमेय संख्या। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या हुआ। समझ में आया। तो इसमें भी कुछ नोट कीजिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिए, डायरेक्ट पूछ देता है 1 नंबर में। बताइए, सबसे पहले नोट कीजिए, दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। समझिए, सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है, वो वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या बना हुआ है परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिल करके। तो वो भी नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। फिर से समझिए प्यारे विद्यार्थी, कहता है कि दो अपरिमेय संख्या के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होता है, और दूसरा पॉइंट में कहता है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। समझ गए, लिखिए। हाँ, अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो एक से, समझिए, गिनती करने वाली सभी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या। गिनती करने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो एक से अनंत तक की, एक से अनंत तक की, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आया। एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे समझिएगा, गिनती वाली 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कहां तक चले जाओ, अनंत तक, तो ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है, नोट नंबर 1, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जाता है से।
हम जान लिए कि प्राकृतिक संख्या, तो गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। जितना भी गिनती वाली संख्या है उसको क्या कहते हैं? आपको सर एक बात बताइए, गिनती वाली तो -1, -2, -3, -4 है, तो क्या यह भी प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है, वह ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या है, बताओ? 1, 2, 3, 4 अनंत क्या है? जो माइनस में न हो वह क्या है? धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, और जो माइनस में वो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक है। क्या समझे? आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन में यही पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो नहीं, क्वेश्चन में पूछेगा तो देखिए, नोट करिए, पूछेगा कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है। तब लिखना है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरा पॉइंट, क्रमागत या लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF क्या होता है? समझिएगा, क्रमागत या लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? क्रमागत मतलब समझे, लगातार जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तब 1 और 2 के हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 और 3 को 1 आएगा, 3 और 4 को 1 आएगा, 4 और 5 को 1। HCF कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा, अभी हम सबसे छोटा देख लिए, अब देखना है सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अभी हम बताएं कि अनंत, देखो अनंत को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो सबसे बड़ा का कितना पता है? अनंत होगा कि नहीं? और सबसे छोटा क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। लिखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करते 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 कहां तक? अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ये तो बहुत सिंपल है ना, साधारण है, याद हो जाएगा। अब इसमें भी ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, नहीं पूछेगा। इसमें देखो जो नोट में करवाते हैं वो भी आई है, नोट में, नोट नंबर 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0।
क्रमागत पूर्ण संख्या का एचसीएफ क्या होगा बताइए। दूसरा नोट है क्रमागत। क्रमागत मतलब समझते हैं ना, या लगातार, इसी को लगातार कहते हैं। पूर्ण संख्या का एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है? कहता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। प्यारे विद्यार्थी, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है और क्रमागत या लगातार पूर्ण संख्या का एचसीएफ 1 है। क्रमागत या लगातार पूर्ण संख्या का एचसीएफ 1। आप प्राकृतिक संख्या में ही बताए थे कि लगातार प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ 1। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत होगा। क्या होगा? हाँ, देखिए पूर्णांक। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? अब ये भी तो संख्या है। तो कहता है पूर्णांक का परिभाषा कि धनात्मक, समझिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। क्या कहता है? धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। समझिएगा बात को। कहता है कि धनात्मक और ऋणात्मक, पूर्णांक का परिभाषा समझिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्णांक कहलाता है। समझे? धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्णांक कहलाता है। एक नंबर लाइन देख लीजिए, संख्या रेखा। समझिएगा बात को थोड़ा। ये क्या है? संख्या रेखा। आप बीच में जो है 0 दे देते हैं, ठीक है। अभी प्यारे विद्यार्थी, इसके दाहिने तरफ बढ़ोगे ना, 1 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो ये 1 से जो शुरू हुआ, ये कौन संख्या है? यही तो है, यहां से धनात्मक। क्या है? धनात्मक प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। समझ में आया ना? अब यहां पर समझिए, 0 के बाएं तरफ, -1, -2, -3, -4, -5, और ये जो यहां से आप देख रहे हैं ना, यही है क्या? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब समझिए, कहता है कि पूर्णांक क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्णांक कहलाता है। तो हम देखिए कि ये तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया, और इसमें क्या कर दिए? ऐड 0 इसमें जोड़ दिए, इसमें ऐड कर दिए, अब शामिल कर दिए। अब यह क्या कहलाया? पूर्णांक। तो ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक है। जैसे कि पूर्णांक किसको कहेंगे? समझिए कि जिसमें 0 हो और 0 के बाएं तरफ पूरा नेगेटिव वाला प्राकृतिक संख्या हो और पूरा धनात्मक प्राकृतिक संख्या, उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। नोट कीजिएगा कि सबसे अच्छा, एक और बात इसमें लिख भी लीजिए कि पूर्णांक के दाईं तरफ जो अंक होता है ना, पॉजिटिव, वो बढ़ता है, और
पूर्णांक के बाएं तरफ घटता है। जो संख्या है, अंक है, वह दाहिने तरफ क्या होता है, बढ़ता है और बाएं तरफ घटता है। समझ में आया? लिखिए नोट नंबर 1, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। समझिएगा, अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो। देखिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा धनात्मक, धनात्मक यहाँ से 1 से शुरू हुआ है कि नहीं, तो सबसे छोटा धनात्मक क्या हुआ, 1 हुआ। क्या होगा, 1। आपका सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा दूसरा नोट में क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। अब देखिए जितना इधर जाएगा ना इतना मान छोटा होते जाएगा, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -1। क्या है, -1। कहता है सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है। तीसरा नोट, प्यारे विद्यार्थी, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, और चौथा, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, अनंत होगा। अब कहोगे कैसे सर बताइए। देखिए हमने अभी बताया कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा माइनस का सबसे अंतिम वाला माइनस के पता ना है, अनंत है, तो इसलिए क्या हुआ, अनंत होगा। और सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक ये दाहिने और बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो वो भी अनंत तक जाएगा ना, जाएगा। तो यही है, समझ में आया। उतारिए जल्दी। देखेंगे सम पूर्णांक, सम संख्या पढ़े हैं कि ना, वो भी पढ़ाएंगे। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक का परिभाषा है कि धनात्मक और ऋणात्मक सम संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक सम संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक सम संख्या में 0 शामिल होने पर, 0 शामिल होने पर सम पूर्णांक कहलाता है। समझे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सम पूर्णांक किसे कहते हैं या सम पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक सम संख्या में, धनात्मक और ऋणात्मक सम संख्या में 0 शामिल करने पर या होने पर सम पूर्णांक कहलाता है। जैसे जो सम संख्या है कौन कौन सा है, जैसे कि धनात्मक सम संख्या क्या है, 2, क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके है ना, आगे अनंत तक। लेकिन कहता है और ऋणात्मक सम संख्या कौन है, धनात्मक सम संख्या है, और ऋणात्मक कौन है, -2, -4, -6, -8 अनंत तक जाएगा। समझे। कहता है इसमें क्या शामिल करने के लिए 0 शामिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाया, सम पूर्णांक कहलाया। क्या कहलाया, समझ में आ गया। अब इसमें नोट करिए, नोट नंबर 1, सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक क्या है।
सबसे छोटा धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? सबसे छोटा धनात्मक समपूर्णांक। देखिए यहां से धनात्मक स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या है बोलिए? 2 है। वेरी गुड। कहता है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? सबसे बड़ा ऋणात्मक समपूर्णांक क्या है बताइए? कहोगे सर सबसे बड़ा तो यहाँ -2 है। क्या है? -2 है। समपूर्णांक देख लिए हैं, अब देखें क्या? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका परिभाषा है कि धनात्मक और ऋणात्मक विषम संख्या। लिखिए धनात्मक और ऋणात्मक विषम संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक विषम संख्या को विषम पूर्णांक कहते हैं। विषम संख्या को विषम पूर्णांक कहते हैं। समझे? अब देखिए ये कौन कौन सा होता है। जैसे पूर्णांक है तो 0 तो कंफर्म होगा ही, और इसके आगे विषम संख्या कौन है? विषम धनात्मक विषम संख्या कौन है बोलिए? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे करते करते अनंत तक चल जाएगा। और इधर ऋणात्मक में क्या होगा? -1, -3, -5, -7, -9 ऐसे करके अनंत तक चले जाएगा। समझे? और इसको क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक कहते हैं। अब नोट कीजिए, सबसे छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? सबसे छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? सबसे छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक 1 है। क्या है? 1 है। दूसरा नोट, सबसे बड़ा ऋणात्मक विषम पूर्णांक। देखो सबसे बड़ा ऋणात्मक विषम पूर्णांक -1 है। क्या है? -1 है। अब प्यारे विद्यार्थी ये उतार लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सम संख्या। क्या देखेंगे? सम संख्या। प्यारे विद्यार्थी, सबसे छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा धनात्मक विषम पूर्णांक अनंत होगा। और वही बोले सबसे बड़ा ऋणात्मक विषम पूर्णांक -1 है और सबसे छोटा ऋणात्मक विषम पूर्णांक अनंत हो जाएगा। समझे? माइनस में अनंत होगा। क्या होगा? हाँ, माइनस में अनंत होगा। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए
उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या साधारण में दो से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, दो से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 32 हो गया, ये 2 से विभाजित है। 288 हो गया, 2 से विभाजित है। 5012 2 से विभाजित है। ये सब क्या है? सम संख्या है। कुछ बात इसमें नोट कर लीजिए। पहला, सबसे छोटा सब संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए कि नोट में, पहला नोट में किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या सम संख्या होगी। तो वह संख्या सम संख्या होगा। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगा। अब कैसे? प्यारे विद्यार्थी, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप बताइए यह संख्या सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? एक है, इसलिए नहीं है। कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे अब बताइए है? बिल्कुल है। इसी को बढ़ा दे, यह है? बिल्कुल है, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? ये सम संख्या। अब इसको और बड़का बड़ा है तो समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हम पकड़ सकते हैं ये सम संख्या है या नहीं। दूसरा नोट, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या, इसमें से आप समझिए सबसे छोटा सम संख्या क्या है? बताइए, बोलिए जल्दी। 2 है, सबसे छोटा 2 है। अगर इसमें उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते अनंत तक। तो इसमें देखिए कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटा सम संख्या 2। सभी सम संख्या में, समझिए, सभी सम संख्या में अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तीसरा, सभी सम संख्या में केवल 2, समझिएगा, सभी सम संख्या में केवल 2 एक अभाज्य संख्या। ये बात को ध्यान से सुनिए फिर से। देखिए, सभी सम संख्या में केवल 2 एक अभाज्य संख्या है। जो 2 है, देखिए यहां पर ये 2 है, ये सम संख्या है ही, लेकिन यह अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा जितना भी सम संख्या उसमें इसके छोड़कर कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, चौथा बिंदु, क्रमागत सम संख्या का HCF। देखिए, क्रमागत या लगातार सम संख्या
का HCF क्या होता है? बोलिए 2 होता है। क्या होता है? देखिए क्रमागत या लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। सम संख्या HCF क्या होता है? 2 होता है। सबसे समझिएगा, 5वां है सबसे बड़ा सम संख्या क्या है? कहोगे सर अनंत है। क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम देखेंगे विषम संख्या। क्या देखेंगे? बोलिए विषम संख्या। क्या देखेंगे? विषम संख्या। अब विषम संख्या देखिए जो 2 से विभाजित हो। विषम संख्या क्या हो गया? 2 से जो संख्या विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। समझिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो 2 से जो संख्या विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ऐसे करते तक अनंत तक जाएगा। समझिए? तो विषम संख्या समझ गए। अब नोट में कीजिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में करिए कि वैसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगा। समझे? जैसे कि वैसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। जैसे आप देख लीजिए कि ये कोई संख्या है तो इकाई स्थान पर यहाँ 6 है तो ये तो सम संख्या। अगर 1 बैठा दिए तो विषम संख्या, 3 है तो विषम संख्या, 7 है तो विषम संख्या, 9 तो विषम संख्या। देख के आप पता कर सकते हैं। समझे? दूसरा पॉइंट में सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा? इसमें से देखिए सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा विषम संख्या अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। क्रमागत विषम संख्या का HCF क्या होगा? क्रमागत या लगातार विषम संख्या का HCF हमेशा क्या होगा? बोलिए 1 होगा। क्रमागत या लगातार विषम संख्या का HCF क्या होगा? 1 हो गया। अब देखेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। क्या देखेंगे?
भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। समझिए कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया क्या कहा कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या उसी का नाम है कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगता हो। कटता का मतलब भाग लगता हो। जैसे आप देख लीजिए ये 4 है। अब ये 4 जो है किससे विभाजित है। 1 से तो है, 2 से भी है, 4 से भी है। तो 1 और 4 के अलावा किससे है। तो ये कौन संख्या है। भाज्य संख्या है। समझ में आया। तो जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है भाज्य संख्या। समझ में आया। मेरे प्यारे विद्यार्थी समझिएगा ये समझ गए। भाज्य संख्या लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा। नोट में 1 नंबर नोट में सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा 4। क्या होगा। दूसरा नोट सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य संख्या अनंत होगा। क्या होगा अनंत होगा। क्या होगा सबसे बड़ा भाज्य संख्या अनंत। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्रमागत भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तीसरा नोट है क्रमागत या लगातार भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। समझे। कोई दिक्कत। चलिए उतारिए।